हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट COEP। माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड से एसोसिएटेड स्ट्रैटेजीज। मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ आर वी सपोज टू अप्रोच बोर्ड्स नाउ, बोर्ड्स में इतना कम टाइम बचा है, हम बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ाई करें, अभी हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या हमें अभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चाहिए या फिर हमें बोर्ड्स के मॉक पेपर्स कब सॉल्व करने चाहिए। ऑल ऑफ दीज डाउट्स, इन सब का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में रहेगा। मैं ट्राई करूंगी इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करूं। फिर भी अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वहां भी आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोर्ड से एसोसिएटेड स्ट्रैटेजी की बात करें 2026 से एसोसिएटेड मोस्टली। पहले हम हाई वेटेड चैप्टर्स की बात करेंगे फॉर ऑल PCM सब्जेक्ट्स। हम इसमें मेजरली कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे। PCM बायोलॉजी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट। उसके बाद हम बात करेंगे पहले तो सब्जेक्ट में हाई वेटेड चैप्टर्स जितने हैं हमें वो कौन से चैप्टर्स को टारगेट करना चाहिए पहले, जिससे हमारा एक कोर बन जाए, जिनसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए उन पर्टिकुलर चैप्टर्स में, और फिर हम बाकी के कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स को कर सकें। अगर आपका ज्यादा सिलेबस अब तक नहीं हुआ है तो आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हैं एंड उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स भी कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स। तो सबसे पहला चैप्टर तो रोटेशनल डायनामिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज फॉर 7 मार्क्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे डिराइव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से करें। देन बैंकिंग, एंगल्स एंड ऑल, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशनल डायनामिक के चैप्टर में। ठीक है, बिकॉज सिंस इट्स फॉर 7 मार्क्स तो कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगेन चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है HSC के परस्पेक्टिव में, 7 मार्क्स के लिए आता है। गैस लॉ, मॉलिक्यूलर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल ऑफ दैट, जितने भी कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो काफी इंपॉर्टेंट है। फेरीज ब्लैक बॉडी डायग्राम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बारी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स इटसेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, सिंस वो एक पूरा पूरा साइड है, एक फिजिक्स का पूरा एक ब्रांच है, जिससे में बहुत सारे लाइक इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटीरियल, देन AC, और फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस पर्सपेक्टिव में, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फैराडेज लॉ और लेंज लॉ मेजरली बार बार इससे पूछे गए हैं बोर्ड्स में। उसके बाद एटम्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, और ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैकेनिक्स का पार्ट है। फ्लूइड डायनामिक्स अपने आप में एक अलग चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस इट्स फॉर 7 मार्क्स। इसमें प्रेशर, विस्कोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड सरफेस टेंशन, ये सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेडली पूछे गए हैं बोर्ड में। अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थोड़ा थियोरिटिकल साइड में ये चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। उसके बाद AC सर्किट्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 6 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, इंपीडेंस, रेजोनेंस एंड पावर कैलकुलेशन आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछे गए। थर्मोडायनामिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इंजन से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे भी गए। इनके इक्वेशन पे काफी बार न्यूमेरिकल आ गए, वर्क एनर्जी इक्वेशन पे, और हीट इंजन पे तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली देखा ही गया है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 7 मार्क्स के लिए आया है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन फिनोमेनन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये काफी बार पूछे गए। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हमारे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में। अब हम फिजिक्स से एसोसिएटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, पहले तो अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मास्टरिंग फिजिक्स। फिजिक्स में यूजुअली 45-55 का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 45 फॉर न्यूमेरिकल्स एंड 55 मार्क्स फॉर थ्योरी, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। तो हम न्यूमेरिकल्स को छोड़ नहीं सकते सिंस 45% ऑफ द टोटल वेटेज इज फॉर न्यूमेरिकल्स इटसेल्फ। ठीक है, पहले तो थ्योरी
आपका अगर ये सारे चैप्टर्स जो अभी तक मैंने डिस्कस किए, अगर आपके ये चैप्टर्स नहीं हुए हैं, आपको लगता है अभी भी इनमें डाउट है क्लासेस में वगैरह लेक्चर होने के बाद भी, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अभी वन शॉट्स देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी वन शॉट्स अवेलेबल है, आप उन्हें भी अवील कर सकते हैं। वन शॉट्स आप पहले इसके कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद योर अप्रोच टू बी मास्टरिंग डेरिवेशंस। आपके बोर्ड से पहले कम से कम सारी डेरिवेशंस 3 बार हो जानी चाहिए, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके। सिंस आपको देखकर 3 बार नहीं लिखना, दैट वोंट हेल्प यू। बिना देखे 3 बार आपकी डेरिवेशंस लर्न हो जानी चाहिए। डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से करनी है, सिंस बोर्ड में थ्योरी का वेटेज 55% है, काफी मेजर परसेंट है, तो हम थ्योरी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स। तो आपको डेरिवेशंस प्रैक्टिस ईच डेरिवेशन एटलीस्ट 3 टाइम्स, एंड आई मीन दिस, 3 बार से ज्यादा अगर आप कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, बट मैं तो 3 बार ही कर पाई थी एंड आई वाज नॉट एबल टू डू इट मोर देन दैट, इतना टाइम ही नहीं होता, राइट। न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना होता है एंड सीईटी तो है, सीईटी में तो पूरा ही न्यूमेरिकल आता है, तो फिर 3 बार आपके डेरिवेशंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। दिस शुड बी योर गो टू आफ्टर डूइंग योर थ्योरी। उसके बाद डेडिकेटेड शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स पर तो मैं कितना एम्फोसिस दूं उतना कम है। शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स फिजिक्स में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में क्या, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक दिन पहले आप पूरे टेक्स्ट बुक से गो थ्रू नहीं कर सकते, बीट बोर्ड्स, बीट सीईटी, बीट एनडीए, बीट जेई, बीट एनी एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी बुक पूरे अपने नोट्स से गो थ्रू करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने आफ्टर यू हैव डन योर derivations 3 times. What you have to do is your solved examples of the textbook, काफी इंपॉर्टेंट है। conceptual clarity आ जाती है एक another level पे when you do solved examples, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और अगर आपको न्यूमेरिकल की उतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, तो इससे आपका न्यूमेरिकल का अप्रोच भी बन जाता है, अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल 1 से 2 बार कर लेते हैं हर चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सिंस 45% ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ आवर पेपर इज गोइंग टू बी फॉर न्यूमेरिकल्स, राइट। तो न्यूमेरिकल्स आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल, इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स पे भी बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। टेक्स्ट बुक में जितने दिए हुए हैं वो, और प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। आपको न्यूमेरिकल्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना है। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने आते हैं, बट देयर इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ बोर्ड्स जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, वरना आपकी स्टेप मार्किंग नहीं मिलती, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आपके मार्क्स कटते रहते हैं। तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पहले आपको लिखना होता है गिवन, देन आपको लिखना होता है टू फाइंड, देन फॉर्मूला, एंड उसके बाद आपको आपका सोल्यूशन लिखना होता है, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसमें बोर्ड्स वाले आपको एक्सपेक्ट करते हैं आपका सोल्यूशन, ताकि उन्हें भी आसानी हो सके पेपर सॉल्व करने में। आपका वन एंड ओनली प्रायोरिटी होना चाहिए हाउ इजी इट इज फॉर एग्जामिनर टू चेक योर पेपर। जितना आप सिस्टमैटिकली पेपर लिखेंगे, चांसेस ऑफ यू स्कोरिंग वेल इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, ओके। तो फिजिक्स से एसोसिएटेड ये स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। पहले आपको करना है कॉन्सेप्ट क्लियर, उसके बाद आपको करने हैं डेरिवेशंस प्लस फॉर्मूला शीट प्लस शॉर्ट नोट्स, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आपको करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, जो भी आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन करो, आप सीईटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, या तो बोर्ड या तो सीईटी, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, जो भी उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी है, ओके। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। हाई वेटेड चैप्टर इन केमिस्ट्री की बात करते हैं। पहले केमिस्ट्री मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो पहले हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिर ऑर्गेनिक की, एंड देन कम्स आवर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री मेजर पार्ट है क्लास 12 का, ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ब्लॉक केमिस्ट्री ग्रुप 16, 17, 18 8 मार्क्स के लिए आता है। आप देख रहे हैं लाइक 70 मार्क्स का पेपर, तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज फ्रॉम ब्लॉक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक परस्पेक्टिव में। ब्लॉक केमिस्ट्री देन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, वो 7 मार्क्स के लिए आता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये टोटल मिला के ए टू
23 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज्यादा बच्चों को पसंद होती नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन कंपाउंड आता है 7 मार्क्स के लिए, और हैलोजन कंपाउंड हमारा बेस है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो इट इज हाईली लाइकली पॉसिबल कि आपने जीओसी क्लास 11th की अच्छे से नहीं की होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की पढ़ने से पहले जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर जीओसी अच्छे से आती है तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे। दीज आर जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बीइंग टॉट इन जीओसी। तो बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, 7 मार्क्स के लिए आता है। जाहिर सी बात है 10% ऑफ टोटल पेपर आ रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अल्कोहल फिनॉल ईथर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परस्पेक्टिव में, ठीक है। अमीन्स भी है, लेकिन अमीन्स 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आप उसको नहीं भी पढ़ते हैं तो ठीक है, बट कंपेटिटिव परस्पेक्टिव से फिर अमीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं सीईटी जेई में, ओके। तो ये रही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। 21 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट, ओके। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिजिकल केमिस्ट्री से यूजुअली न्यूमेरिकल्स काफी सारे आते हैं। तो ये 16 मार्क्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के मेजर चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा चैप्टर्स है ही नहीं टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे चैप्टर्स है। इट्स जस्ट दैट मैं हाई वेटेड चैप्टर ऑफ ईच ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल को लिस्ट आउट करी हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा ही 8 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 8 मार्क्स के लिए आता है। फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स के रूल्स अलग हैं, केमिस्ट्री के अलग, ठीक है। बहुत बच्चे फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स पहले पढ़ लेते हैं और फिर केमिस्ट्री वाले में कंफ्यूज होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना, दोनों को अलग अलग रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको शॉर्ट नोट्स। और केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच शुड आई एम्फोसाइज ऑन दिस। इसके तो आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स के बिना काम ही नहीं चलेगा, इतनी मोटी टेक्स्ट बुक है हमारी। एग्जाम के एक दिन पहले बस सिर्फ पेजेस टर्न करेंगे तो भी खत्म नहीं होगी, इसीलिए केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो हाउ मच एम्फोसिस शुड आई गिव ऑन दिस, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो अब 3 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं हमारे केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो हम 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं। पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, सॉल्व एग्जांपल्स आपको इनऑर्गेनिक सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से सॉल्व करने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉल्व एग्जांपल, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज द ओनली पार्ट जिसमें से न्यूमेरिकल बन सकता है। 25% तक हमारा केमिस्ट्री का पेपर 20 से लेकर 70 तक आता है। लाइक 30%, 20%, 25% न्यूमेरिकल्स होते हैं यूजुअली, और मतलब इन ऐसा ही रहता है, 25 से 30% तक न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में भी। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी है, मेजर पार्ट ऑब्वियसली थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कौन से पार्ट से आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बोर्ड्स वाले सीधा ही सॉल्व एग्जाम्पल्स के लिए 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल डाल देते, 2-3 मार्क्स का न्यूमेरिकल डाल देते। सो सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के, इसीलिए मैं इतना ज्यादा एम्फोसिस दे रही हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस, कंप्लीट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थरीली, आपको सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बहुत बार नहीं भी आता। सिंस अभी हमने 2025 का पेपर देखा होगा, उसका लेवल बढ़ गया है, तो एवरी एग्जाम इज इंक्रीजिंग देयर स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली बिकॉज रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑल ओवर, ठीक है। तो इसीलिए सब एग्जाम्स अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, और अभी बोर्ड्स में भी हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो हमें एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक के, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। उसके बाद आई विल सजेस्ट यू टू रीड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आइदर टेक्स्ट बुक और नोट्स, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। आपको एक बार दिन में पढ़ना ही है, रोज आपको आधा घंटे से 45 मिनट्स केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक पढ़ना ही है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज बाय दैट, ओके। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव नोट, क्रिएट डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवरिंग ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स लिस्टेड बिलो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री में बनाना ही है, देयर इज नो मर्सी ओवर इट, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच की बात करें, मैं पर्सनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ती थी, एंड दैट्स हाउ आई वुड रिकमेंड यू टू स्टडी इट एज वेल।
नॉमेनक्लेचर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था जीओसी अगर आपका क्लियर है तो आपको 12th स्टैंडर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जाएगी। नॉमेनक्लेचर पहले आपको आईयूपैक नेमिंग एंड नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, उसके बाद नेम रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। नेम रिएक्शन के बाद आप प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ जाएंगे, प्रिपरेशन मेथड के बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, और फिर एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो इट्स लाइक अ जेड। यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देती हूँ आपके लिए सो दैट इजी फॉर यू। ठीक है, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले सारे नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी 11th-12th में, वो टीचर ने मुझे अप्रोच बताई थी और मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, नंबर 1 वुड बी योर नॉमेनक्लेचर, नंबर 2 विल बी योर नेम रिएक्शंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इनका इंटरलिंक नहीं होता ज्यादा, तो ये करना ईजी होता है कंपेरेटिवली। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड वुड बी योर नंबर 3। प्रिपरेशन मेथड भी स्टैंड अलोन टॉपिक्स होते हैं, वो यूजुअली हो जाते हैं नॉमेनक्लेचर के बाद, नेम रिएक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें थोड़ा इंटरलिंकिंग आता है पहले के चैप्टर्स का एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज वुड बी नंबर 5। ओके, सो दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड ऑल। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, पर फिर भी काफी बारी इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में। ठीक है, सो दिस विल बी आवर ओवरऑल केमिस्ट्री का अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। ओके, पहले तो हाई वेटेड चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। मैं जितना एम्फोसिस दूं मैथ्स में, आप कितनी भी बार थ्योरी देख कर लीजिए, कितनी भी बार वीडियोस देख लीजिए, जब तक आप पेन पेपर लेके खुद से सॉल्विंग नहीं करते, नथिंग इज गोना हैपन। ट्रस्ट मी, मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। आप कुछ नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिस के। आप कितनी बार 10 वीडियो देख ले, 1000 वीडियो देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस यू हैव पेन एंड पेपर इन योर प्लेस और आप खुद से सॉल्व नहीं करते, नथिंग इज गोना हैपन इन मैथ्स। तो पहले तो इजी एंड शॉर्ट टॉपिक्स मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इजी, शॉर्ट, इजी लॉन्ग, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली आप वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनका वेटेज भी काफी हाई है, जाहिर सी बात है क्योंकि ज्यादा बच्चे उन्हें करते नहीं है। नंबर 1 विल बी मैथमेटिकल लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के लिए आता है, काफी इजी टॉपिक है, इट्स द इजीएस्ट टॉपिक। मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 है, काफी इजी है, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है इसका, 8 से 10 मार्क्स आता है के लिए आता है ऑप्शन के साथ। उसके बाद पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी इजी है, कुछ नहीं, 4-5 फॉर्मूलाज के अराउंड ही ये चैप्टर घूमता रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन के साथ 5-5 मार्क्स के लिए आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट एज इन बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इसीलिए इसका नाम है इजी प्लस शॉर्ट। तो ये चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होने चाहिए। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप एकदम लाइक सेफ जोन में है कि आप पास तो हो रहे हैं। आप आगे मार्क्स की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे चैप्टर्स मैथ्स पार्ट 1 से हैं। मैथ्स पार्ट 1 इजी है क्योंकि मैथ्स पार्ट 1 में इजी टॉपिक्स हैं और बहुत क्रिस्प छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बस एक लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक ही फॉर्मूला के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का ऐसा है कि या तो इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा 4 मार्क्स का, या फिर 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ जाएगा, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो करके ही जाना है और उसमें बस एक ही मेथड है, तो देयर इज नो पॉइंट इन लीविंग दैट चैप्टर। ठीक है, इजी बट लेंथी चैप्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर लाइंस एंड पेयर्स एंड मैट्रिसेस, 12, 10 और 6 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। 12 मार्क्स के लिए अकेले वेक्टर्स आता है, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर्स जेई मेंस में भी बहुत ज्यादा आता है, सीईटी में भी काफी आता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स के। बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेक्टर्स से ज्यादा डिफिकल्ट, वेक्टर्स एंड लाइन एंड प्लेन से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो वेक्टर्स योर गो टू चैप्टर। ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको समझने में, बट एक बार आपका इमेजिनेशन हो जाता है उसके बाद दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। दीज 2 चैप्टर्स आर जस्ट अबाउट इमेजिनेशन। मैथ्स में पर्टिकुलरली बात करें तो वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और मैट्रिसेस भी काफी इजी चैप्टर है, छोटा है, ज्यादा लंबा नहीं है, बट थोड़ा टाइम लगता है आपको एक बार हाथ बैठने में, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वंस यू आर गुड विद इट, आपके काफी अच्छे से बस जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इसके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री एक थोड़ा सा मैं मॉडरेटली डिफिकल्ट टॉपिक मानूंगी क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सेट पेट ऑफ क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसीलिए कोई सेट पैटर्न नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा मॉडरेट कंसिडर करती हूँ इसको। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इजी टॉपिक, डिफरेंशिएशन भी मॉडरेट टॉपिक है सिंस ये मैथ्स 2 का पहला चैप्टर है। तो
सभी बच्चे ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन तो कर ही लेते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह अच्छे से नहीं आ रहा तो ठीक है, मतलब पर वो भी आपको अच्छे से करना चाहिए, बट डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लेते हैं और ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, काफ़ी इजी गो टू टॉपिक है, बस आपको थोड़े से सेट फॉर्मूलेज याद रखने हैं एंड देयर विल बी गुड टू गो। उसके बाद डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑब्वियसली इज नन अदर कैलकुलस। कैलकुलस थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कंसिडर करूंगी, ऑल्दो आप अगर डिसेंट लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कैलकुलस की, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो देख रहे हैं आप 32 मार्क्स सीधे आउट ऑफ 80 मार्क्स 32 मार्क्स आपके जब्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा कैलकुलस, और कंपेटिटिव परस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। कैलकुलस में इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं जो आपको, मतलब सॉरी स्टैंड अलोन नहीं, डिफरेंशिएशन स्टैंड अलोन है, लेकिन डिफरेंशिएशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन करना होता है, दोनों भी मिला के 19 मार्क्स के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और थोड़े से मॉडरेट से डिफिकल्ट भी हैं, तो टाइम लगेगा। अब मैथ्स में पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहले तो आपको थ्योरम्स पे काफी ज्यादा एम्फोसिस देना है। डायरेक्ट थ्योरम्स मैंने देखा है कितनी बार आ जाता है, तो थ्योरम्स जितने भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं सारे आपको लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। बाय हार्ट लर्न तो नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप लर्न कर रहे हैं तो वो आपका मर्जी है, फिर आप कंपेटिटिव्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय हार्ट स्टफ, बट हाँ आपको एक सेट होना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये स्टेप के बाद मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करना आना चाहिए, या तो आपकी मर्जी, अगर आपको सॉल्विंग में आप इतने अच्छे नहीं है देन इट्स अप टू यू। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर मैराथन, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी डेरिवेशंस पूछे गए हैं वो भी आपको अच्छे से करना है। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी स्कोरिंग होते हैं, मतलब डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो दे आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स, काफी इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं डेरिवेशन में। एंड द की मंत्रा फॉर मैथ्स इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू प्रैक्टिस इन मैथ्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना बढ़ता जाएगा। आप थ्योरी कितनी भी कर लें, कितने भी फॉर्मूलाज आपको याद हो, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है उसका अनलेस यू नो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैथ्स इज लाइक 95/5, थ्योरी कुछ भी नहीं आती। इट्स लाइक 90% ऑफ योर पेपर इज जस्ट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, नो पेन नो गेन। अगर आपको प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता, अभी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, यू आर नॉट एबल टू फोकस, तो फिर आप ये मान लीजिए कि फिर आप रिग्रेट ही करते रह जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर या जो भी है, क्योंकि अगर आप अभी 3-4 महीना अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं देन मे बी आपका कुछ हो पाएगा आगे। अभी आप आराम करते रहेंगे देन मे बी आपको ज्यादा 4 गुना मेहनत करनी पड़े आगे जाकर, ठीक है। So yeah, this is it for this video. Keep watching. Thank you. And if you have any doubt, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। I'll surely try to solve your doubt. And yeah, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, ठीक है। So thank you so much.